एक्सपर्ट्स पहले कह चुके हैं कि पुतिन जंग जीतने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर बम गिरा सकते हैं। अब यह भी जान लीजिए कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर बम आखिर होते क्या हैं। छोटे एटम बम और मिसाइलें हैं। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर बम 1 से 100 किलो टन की विस्फोटक क्षमता वाले हो सकते हैं, यानी कि छोटे से बहुत बड़े भी हो सकते हैं और इन्हें टारगेट के करीब दागा जाता है, बेहद करीब ले जाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं, यानी कि एक दायरा होता है, एक पैरामीटर होता है और उसी दायरे में वो तबाही मचाता है, उसका असर उस दायरे के बाहर नहीं होता है। इसके हमले के बाद रेडिएशन भी कम होता है और इनकी खासियत यह है कि इन्हें फाइटर जेट, युद्धपोत, पनडुब्बी और क्रूज मिसाइल से भी फायर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन्हें आर्टिलरी तोप के गोले की तरह भी फायर किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन दबाएंगे परमाणु बटन और उकसाने की राह पर क्या जेलेंस्की हैं? क्योंकि लगातार नेटो देश की मदद से जिस तरीके से यूक्रेन की तरफ से बातें की जा रही हैं या पलटवार किया जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि रूस को उकसाने की भी कोशिश हो रही है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह साहब। के सिन्हा साहब, क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए रूस को उकसाया जा रहा है और पुतिन ऐसा कदम उठा भी सकते हैं क्या? देखिए विद्यानंद, जय हिंद। ये जो परमाणु की बात होती है, टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की बात होती है या डर्टी बम की बात होती है या ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर की बात होती है, ये इस वॉर का एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि इसको एज ए डेटरेंस तो यूज कर रहे हैं पुतिन, क्योंकि उन्होंने बताया है कि यदि उनको इस तरह से किया जाए तो इसका इस्तेमाल करेंगे। मगर वही डेटरेंस है जो कि नाटो को, यूरोपियन यूनियन को या वेस्ट ब्लॉक को रोकता है डायरेक्ट इन्वॉल्व होने के लिए। हाँ, कभी कभी वो उसकी सीमाएं लांघ जाते हैं। देखिए, जब से ये 8.5 महीने का समय हो चुका है और इस 8.5 महीने के समय में जो पुतिन, मेरे अनुसार ऐसा अभी भी वेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये तो थोड़ी बदल गई है पूरी की, करके पोलैंड के अंदर में गया था, पूरा नैरेटिव बदल गया है। देख, इनको बार बार दिखाते हैं कि पुतिन हार रहे हैं। आपकी 20% जमीन उन्होंने कब्जे में कर लिया है, खुलेआम वो चीजों को कर रहे हैं, डीमिलिटराइजेशन, डीनाजिफिकेशन, जो उनका मिलिट्री एम्स हैं। और ये कहना कि इन्होंने बनाया बहुत जल्द ही, नहीं जीता उन्होंने जल्दी और टाइम फ्रेम में, तो इसलिए हार गए, ऐसी बात नहीं है। पुतिन एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई केवल ये नहीं है कि नाटो में नहीं ज्वाइन करेंगे, नाटो का विस्तार ना हो जी, वो एक रीअलाइनमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक मल्टीपोलैरिटी की। जी ठीक है सर, वापस आपके पास लौट कर आऊंगा। RSN सिंह साहब, क्या जिन हथियारों का इस्तेमाल हम लगातार बता रहे हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है जो सीमित दायरे में दहशत फैलाते हैं, तबाही मचाते हैं, क्या पुतिन ऐसा कदम उठाएंगे? और अगर उठा सकते हैं पुतिन ऐसा कदम, तो उससे क्या फायदा हो सकता है रूस को इस युद्ध में? नहीं, आपने बाकी एक्सपर्ट्स का जिक्र किया, इस एक्सपर्ट का भी सुन लीजिए थोड़ा सा। जी सर। मुझे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन न्यूक्लियर ऊर्जा के लीक होने का खतरा शुरू से बना हुआ है। ये फैक्टर जो है ना, ये इस फैक्टर को कोई नहीं एड्रेस कर रहा है। 50% जो यूक्रेन की एनर्जी सप्लाई है वो न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि पुतिन ने बड़ी मशक्कत की थी ज़ापोरिज़िया जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको अपने कब्जे में लेने की, कि कहीं एक्सीडेंट से कहीं उस पर कुछ मिसाइल गिर जाए, किसी तरह का ये हो जाए, तो वो चेर्नोबिल वाली जो हालत हुई थी वो वैसी स्थिति ना उत्पन्न हो जी। तो ये एक खतरा, ये एक सबसे बड़ा खतरा इस युद्ध में ये बना हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। दूसरी बात कि पुतिन की हालत जो जिस तरह से बताई जा रही, जैसे सिन्हा साहब ने कहा कि वो इतनी भी बुरी स्थिति में नहीं है। बुरी स्थिति में
कल बर्फ गिरी है यूक्रेन, समझ रहे हैं? तापमान -10 डिग्री पहुंच गया है। वहां पर गैस के जितने वो सब एनर्जी सप्लाईज के वो थे सारे ठप हो चुके हैं। -10 डिग्री में रहना, उसको झेलना इतना आसान नहीं बिल्कुल है। सिंह साहब, क्योंकि मैं यूक्रेन रह के आया हूं, लगभग 3 महीने के आसपास मैं खुद युद्ध को कवर करके आया हूं, और कल कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि वहां पर जो बिजली है, यानी कि पावर सप्लाई है, वो अलग अलग फेज में अलग अलग इलाकों में हो रही है। 3 घंटे के लिए मान लीजिए एक इलाके में बिजली सप्लाई है, तो अगले 3 घंटे दूसरे इलाके में। तो क्या पुतिन की यह कोशिश हो सकती है कि पुतिन लगातार जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, धीरे धीरे अटैक कर रहे हैं के सिन्हा साहब, कि भाई एक तरीके से आप इस हालात में ले जाएं, उस परिस्थिति में ले जाएं यूक्रेन को, कि जेलेंस्की अंततः आकर घुटने टेक दें और कहें कि भैया अब आप टेबल पर बैठिए, मैं सरेंडर कर चुका हूं। क्या यह कोशिश हो सकती है ठंड का फायदा उठाकर? देखिए विद्यानंद जी, पहली बात जो अंडरलाइन है उसको समझे। पुतिन जेलेंस्की के साथ या यूक्रेन के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, वो बैटल ग्राउंड है, बिल्कुल उसका जो आप देख रहे हैं वो वहां हो रही है, लोगों की त्रासदी हो रही है, और उस लड़ाई उनकी जो वेस्टर्न ब्लॉक से है, उनकी लड़ाई नाटो से है, उनकी लड़ाई यूरोपियन से, ट्रांस अटलांटिक वॉर है ये। हाँ, उसकी जो आप कहते हैं रणभूमि जो है, और वो एनीवन हु हैज टू बी ब्लेम्ड इज जेलेंस्की हिमसेल्फ। देखिए, जेलेंस्की को कोई किसी ने चढ़ा दिया झाड़ के पेड़ में। वो कहते हैं, कभी तो कहते हैं कि हम हम तो पक्का नाटो ज्वाइन, ये क्या बचपना है? नाटो ज्वाइन करेंगे, नाटो ज्वाइन करेंगे, पूरी अपनी देश को खत्म कर रहे हैं। नाटो ज्वाइन करेंगे, नाटो आकर के आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ चीजें आपको दे देते हैं। तो देखिए, जेलेंस्की साहब का यदि इस तरह से जो बर्ताव है, और अब आप देखिए अलग थलग पड़ गए। बिल्कुल, तो नाटो ही कहता है कि नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। पोलैंड में खुद फायर करवाया उन्होंने, और अभी वो तो वहां से लड़ाई शुरू हो गई है। बिल्कुल, रूस पर आरोप लगाया गया। ठीक है सर।